मैं आपको सबसे पहले बेसिक ये सल्यूट सॉल्वेंट वाला बता दूं कि सॉल्वेंट हमेशा वो चीज होती है, सॉल्वेंट जो अपने अंदर दूसरी चीजों को डिसॉल्व करती है, जैसा कि वाटर। वाटर अपने अंदर दूसरी मुख्तलिफ किस्म की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, लिहाजा वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक एमसीक्यू है, अपने पास नोट कर लेना। वाटर का नाम क्या है? अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और एक और चीज आ गई, यहां से एक और एमसीक्यू जनरेट हुआ। हर वो सोल्यूशन वो होता है जो दो तीन चीजों से इस तरह मिलकर तैयार हो चुका होता है। हर वो सोल्यूशन जिसके अंदर पानी, वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा, ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद होगा और वो दूसरी किस्म की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, वो सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। एक्वा निकला पानी, एक्वा वाटर को कहते हैं। एक्वा मूवी भी है कोई, वाटर मैन जैसे, पता नहीं क्या, एक्वा मैन, सॉरी, हाँ मैं वाटर मैन कह रहा हूँ, एक्वा मैन। ठीक हो गया। लाहौर रोड पे एक एक्वा नाम से स्विमिंग पूल भी है, जहां मैं, मेरे ख्याल में आप लोगों को पिछले साल लेके गया था, बल्कि पिछले सेशन वाला। एक्वा वाटर से उन्होंने नाम रखा है, वो भी इतनी साइंस वो भी जानते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर प्रिपेयर्ड सोल्यूशन जो होगा उसका नाम क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन। एक्वा वाटर है लेकिन वो सोल्यूशन का नाम क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन। अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं हम। यहां पे वही बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। सल्यूट कौन सा होगा? कंपोनेंट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी में जो होंगे, जो क्या होंगे? सोल्यूशन के अंदर स्मॉलर क्वांटिटी में जो चीज होगी वो होगी सल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में होगी सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो मिक्सिंग करके तैयार हो जाएगा। अब वर्ड आया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होगा जो सोल्यूशन कंप्लीटली मिक्स्ड अप है। वहां पे आप देखकर अंदाजा नहीं फिर लगा पाते कि अंदर क्या क्या है। मिक्सचर मुकम्मल तौर पे तैयार, उनको इजीली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसा कि होमोजीनियस, और दूसरा वर्ड होता है हेट्रोजीनियस। ये आगे आने वाले पेजेस के एमसीक्यू में यहीं पे स्टार्ट में बोल बोल के बताई जा रहा हूं। एक होता है हेट्रोजीनियस वर्ड, एक है होमोजीनियस। होमोजीनियस का ऑपोजिट क्या हुआ? ऑपोजिट वर्ड क्या बना? हेट्रोजीनियस। अब जो हेट्रोजीनियस है वर्ड, उसका मतलब होगा एक ऐसा सोल्यूशन लाइक सैलेड। सैलेड के अंदर आप चुकंदर अलग से उठा के रख सकते हैं, फलां चीज आप अलग से उठा सकते हैं, फलां चीज आप अलग उठा सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना। यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। नहीं, सैलेड एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसके अंदर से आप वाज़ेह तौर पे देख के बता सकते हैं कि भूख लगी हुई है आपको। तो आप अलग से इजीली बता सकते हैं हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये, और अलग कर सकते हैं। दैट इज हेट्रोजेनियस। मुख्तलिफ किस्म की चीजों को अंदर मिक्सअप करके बना दिया जाए, लेकिन उनको आप अलग कर सकते हैं। दैट इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है? वाटर के अंदर जब आप कोई साल्ट मिक्स कर देते हैं, अब आप क्या दम करेंगे? क्या करेंगे कि फौरी तौर पर अलग हो जाए? हाथ से पकड़ के करेंगे? नहीं, नहीं होगा। ऐसा ही है ना। दैट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, तो उसको हम क्या कह देंगे? होमोजीनियस। ये उस लिहाज से सोल्यूशन का नाम दे दिया गया। एक्वस, ये वही जो मैं पहले बोल चुका हूं, रिपीट हो रहा है ना। एक्वस आ गया वही वर्ड। सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर, वाटर से नाम निकला। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आ गया। सैचुरेटेड जो मुकम्मल तौर पर अपने अंदर चीज को डिसॉल्व कर चुका हुआ है। ठीक है, जैसा कि सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि इतना अपने अंदर वो चीज को डिसॉल्व कर चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा गांव के अंदर शिकंजबीन, या उसे इंग्लिश में लेमन वाटर कहते हैं, लेमन वाटर तैयार करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले नॉर्मल वाटर लिया, उसके अंदर चीनी मिक्स करना शुरू करते हैं। चीनी मिक्स करते करते एक, हम लोग तो क्या करते हैं, एक लेवल देखते हैं कि हाँ ठीक है, मजीद चीनी अब डिसॉल्व नहीं होगी। जितनी चीनी डिसॉल्व होनी थी हो गई है। वो जो डिसॉल्व की एक लिमिट थी ना, दैट इज सैचुरेशन, के एक आखिरी हद आपने ऑब्टेन कर ली। उसके बाद फर्दर चीनी आप ऐड नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। आप अटेंटिव होकर अब्दुल्ला बैठना, लेकिन उसके बाद मैं अगला पूरा घंटा आपको खड़ा रखूंगा। मैं खड़ा हूं तो आप भी फिर खड़े रहेंगे साथ। आप अटेंटिव नहीं है, बात मेरी तरफ देख के सुने पहले। अभी मैं बुक के ऊपर मार्किंग करवा ही नहीं रहा। आपने क्या करना है? एक लिमिट ऑब्टेन कर ली जहां फर्दर नो एडिशन कैन बी डन, कोई मजीद एडिशन आप नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आ गया अनसैचुरेटेड, उससे आगे वाला अनसैचुरेटेड के मजीद भी आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आपने थोड़ी सी, फर्ज करें आपने इतना पानी लिया, इतनी सी चीनी डिसॉल्व की, हाँ मजीद भी आप हल करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। फर्दर शुगर कैन बी एडेड, फर्दर सल्यूट कैन बी एडेड,
तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अनप्रिपेयर्ड अपने दिमाग में रख लो। कभी तक वो जो हमने बनाना था, हमने क्या तैयार करना था, शिकंजबीन, लेमन वाटर हमने बनाना था, लेकिन अभी तक पूरी चीनी नहीं हुई, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, फर्क पता चल गया ना दोनों में, कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसमें कैन बी डिसॉल्व, दोनों में ये सर फर्क है। अनसैचुरेटेड यानी कि मुकम्मल अभी तक नहीं हो पाया, ये मुकम्मल सैचुरेट हो चुका है, ये दोनों में फर्क है एमसीक्यू। ये आगे वही छोटी सल्यूट सॉल्वेंट जो हम पहले बता चुके हैं, बात तो कर चुके हैं। हाँ, ये कुछ के नाम आपने याद कर लेने हैं। कहता है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड, मरकरी, ये हैं। अ सॉल्यूशन इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ अ सल्यूट, कहता है जो भी उसके अंदर सल्यूट डाला जाता है अमूमी तौर पे उसका नाम लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपने पानी लिया, इतना भरा हुआ है, ये बर्तन जो भी है ये पानी के साथ भरा हुआ है, इसके अंदर आपने चीनी डाल दी, कितनी सी लेवल की चीनी डाली, मतलब रेशो किसकी ज्यादा है, वाटर की या चीनी की, वाटर की रेशो ज्यादा है लेकिन चीनी की रेशो कम है, तो उसके बावजूद पानी जब तैयार हो जाएगा इसका नाम क्या बनेगा, बनेगा मीठा पानी। क्या नाम पड़ेगा, मीठा पानी। पानी नहीं बल्कि मीठा, इसका मतलब क्या हुआ, शुगर सोल्यूशन। वो कहते हैं अमूमी तौर पे जो सोल्यूशन तैयार होते हैं ना, सल्यूट के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। सल्यूट मीन जो चीज आप उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि शुगर की एग्जांपल दी जा रही है। गॉट इट, ये एमसीक्यू है। कहीं भी किसी चीज का नाम लेके वहां पे पूछा जाए, हाँ जी ये सोल्यूशन का नाम क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, जो भी सल्यूट का नाम होगा उसके ऊपर बेस करता हुआ नाम बोल देंगे। एक्वा सोल्यूशन वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहां भी ना एक दो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे बातें। एक मिनट जरा इसको मुझे साइड कर लें। A solution हो गया, इट इज नॉन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाटर का नाम एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी है, सबसे बड़ा, यानी कि बहुत ही ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, बुक के ऊपर मार्किंग करें आप, वाटर को जब एज अ सॉल्वेंट यूज करें तो इसका नाम है, because it can dissolve a large variety of substances in it due to its strong solvent action। इसका solvent action बहुत ज्यादा है, यानी कि हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर जाता है। However, there are many substances like grease, paint and some inks, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती पानी के अंदर। जैसा कि ऑयल का आपको कॉमनली पता है कि आपके हाथों पे कहीं ऑयल वगैरह कुछ चीज लगी है ना, जैसे खाने वाला ऑयल लग जाता है ना, बाद में हाथ अच्छी तरह से धुलते नहीं है। वजह क्या है, उनकी वोलाटाइल, वो आपके लेवल की से अलग है। सिंपल सी बात है कि वो क्या है, उसमें अनडिसॉल्वेबल है। समझ लगी बात की, वाटर के अंदर ये चीजें डिसॉल्व नहीं होती। उन्होंने एग्जांपल दे दी, ग्रीस, पेंट और इंक्स वगैरह, सम इंक्स। अब ये याद रखना, ये एमसीक्यू है कि क्या क्या चीजें हैं इनमें से जो डिसॉल्व हो जाती है, कौन सी चीजें डिसॉल्व नहीं होती। दे कैन डिसॉल्व इन अदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट सच एज, ये कहता है ये चीजें अल्कोहल में हो जाएंगी, पेट्रोल में हो जाएंगी, प्रोपेन में हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो प्रोपेन और इस तरह की, आपने एक ही एंड पे जो पेन आता है ना, ये प्रोपेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, पता नहीं ऐसे करके 8-10 है ये आगे टाइप्स हैं, मैंने आपको पहले बताया। फिर वो इन जनरल बात आ जाती है AEIOU वाली, कि फिलहाल आपको बस जो नाम आ जाता है आपको एज इट इज उसको फिर समझना पड़ जाता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट स्टेन्स विद वाटर, ये हमें पता है। फिर उसकी जगह पे हम क्या अंदर डालते हैं, मिला घरों में ब्लीच, उसके अंदर वो फिर अल्कोहलिक या पेट्रोल या प्रोपेन टाइप कुछ ना कुछ अंदर मिक्स किया जाता होगा लेबोरेटरी में जब प्रिपेयर किया जाता होगा उसको। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कौन कौन सी हैं, ये तो इसमें कुछ नहीं है ऊपर, ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के ऊपर टिक लगा के लिख ले, इंपॉर्टेंट लिख लें का मतलब ये नहीं कि बस ये लिख लिया और आपको तैयार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यहाँ पे रट्टा भी है, कुछ एमसीक्यूज को यहाँ रट्टा लगना है। कैसा कि ये चीज इतनी मैटर नहीं करेगी, मैटर क्या करेगी, ये जो कि आप ऑलरेडी अंडरस्टूड में पता होता है, हाँ ये सॉलिड है, ये गैस है, ये ठीक है, ये पता है। ब्रास जिंक डिसॉल्व्ड इन कॉपर, एक एमसीक्यू। ब्रॉन्ज टिन डिसॉल्व्ड इन कॉपर, ये एमसीक्यूज हैं, बड़े पक्के एमसीक्यूज हैं कि आपको एमसीक्यू आएगा जिंक डिसॉल्व्ड इन कॉपर का नेम क्या है, ब्रास। उसके बाद ब्रॉन्ज
टिन डिजॉल्व इन कॉपर। समझ आ गया? इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एयर का तो हमें पता ही है कि उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं। 6 तो गैसेज उस दिन हमने कहा था डिफरेंट किस्म की गैसेज होती हैं। उसके बाद आ गया सी वाटर के अंदर भी यही होता है कि साल्ट्स वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। फिजी ड्रिंक्स, ये जितनी भी आप ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर होती है जो प्रेशर के साथ निकलती है उसके अंदर से। लेकिन ये कोई खास है सच कोई नहीं है ये वाला, मैं आपको वाज़ेह क्लैरिटी चीजें बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, जो मतलब बाहर के ममालिक में चलती होंगी, ज़ाहिर पाकिस्तान में तो नहीं चलती, तो उसमें क्या है अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर होती है। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ये आखिरी वाले दो हैं इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाले दो भी हैं। साल्ट सोल्यूशन, साल्ट डिजोल्व इन वाटर, इसका कुछ नाम भी होता है सलाइन वाटर, अपने पास नोट करें, इसका नाम है सलाइन वाटर, सलाइन। आगे शायद आ जाए, मुझे लग रहा है कि पता नहीं पिछले साल पेपर में आया था, बुक में नहीं है ना तो फिर अगले साल पिछले साल पेपर में आया कहीं। इसका नाम है, नहीं ओल्ड में तो नहीं है, मुझे शक है शायद वो जो चैप्टर नहीं है अचार बनाने वाला, हाउस होल्ड 11th चैप्टर, शायद ये उसके अंदर से था। अगर नहीं है तो चलो मैंने बोल के लिखवा दिया है कि साल्ट डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सलाइन वाटर। ठीक हो गया? उसके बाद अब देखें यहां पे अमलगम, अब वो 11वां चैप्टर खोल के बैठ, ये देखें नंबर 2 अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं? टिन, गोल्ड और कॉपर, इन तीनों में से कोई एक भी चीज जब मरकरी में डिसॉल्व कर दी जाए तो क्या बनेगा? अमलगम। याद रखना, तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक भी डिसॉल्व कर दी जाए तो अमलगम तैयार हो जाए। हाँ? मरकरी में, और मरकरी बहुत, मैं आपको छोटा सा उसका वो किस्सा सुनाता हूँ, मैंने सुनाया हुआ है। क्या बोला? मेरा एक दोस्त है, उनकी शॉप के साथ वाली जो शॉप है ना, मतलब उनकी बाजार में एक शॉप है, चूहे ने मरकरी खा लिया था। मरकरी इतना वेट वाला है, उसकी जो था ना असल में ये कीमती भी बहुत होता है, मतलब वो जो उसने बताया था, अभी मैं नहीं गेस्ट वैल्यू बता सकता हूँ कि शायद 15 to 14,000 उस इतने से जार की प्राइस थी, 14 से 15,000 रुपए। ठीक है, और वो चूहे ने कहीं गिराई, गिर के वो टूटी, चूहा वो खा गया। जितनी चूहे ने खाई, चूहे से बात, ये भारी इतनी है, थी लिक्विफाइड सी, मतलब हल्का हल्का लिक्विड सा, चूहा खा गया। चूहे से बाद में वहां से हिला ही नहीं गया, चूहा वहीं रह गया, उस जगह जहां था वहीं मर गया। वो भी सुबह आए, वो भी कहीं शेख थे, उन्होंने चूहे के दुम वाली साइड से दबा दबा के चूहे के मुंह से सारी मरकरी बाहर निकाली दबा, क्योंकि वो कह रहे कीमती बहुत है। और जाहिर है, अब आप फर्ज करो आपके पास है सोने का इतना सा पीस, चूहा खा गया तो आप चूहे को छोड़ेंगे? आप तो चूहे के अंदर से हर पुर्जा निकालेंगे, अंदर से वो सोना निकालेंगे। उन्होंने सारा दबा दबा के सारा मरकरी बाहर निकाला, दोबारा उसको पैक किया, जार में रखा। मतलब जाहिर है ना, वो मैं ऐसे देखा नहीं है प्रैक्टिकल, मैं ऐसे फिर वो बता नहीं सकता कि मैं थर्मस के अंदर वो पता नहीं एक ड्रॉप डाला जाता है उसमें जी। अच्छा सुने, अच्छा ये याद रखना, ये वो लिखा हुआ है सॉल्वेंट ब्रेक्स डाउन या सल्यूट सॉल्वेंट, इस वे में, यानी कि रिएक्शन जब हो रहे होते हैं, चीजें आपस में जब रिएक्शन कर रही होती हैं। dilute and concentrated solution, a solution which contains relatively less amount of solute dissolved in large amount of solvent is called a dilute solution or weak solution, यानी कि जिसमें सल्यूट की मिकदार कम हो उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। ध्यान से फिर देख लेना, विच कंटेन्स रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट। मैं आपको इसकी तेजाब की छोटी सी कॉमन एग्जांपल, मैं बार बार आपको कहता हूं, जो चीज आपने देखी है उसी की एग्जांपल आपको समझ लगती है, वैसे समझ कोई नहीं लगती, हवाई बातें छोड़ दी जाए कुछ भी समझ लगती। जैसा कि वो एग्जांपल दे देते हैं, आपके घरों में अमूमी तौर पे वॉशरूम साफ करने के लिए एक तेजाब होता है, वो होता है डाइल्यूट, कि वो क्या करता है जर्म्स वगैरह को क्लीन आउट कर देता है, आप इसलिए घरों में वो यूज कर रहे होते हैं। अगर वो हो कंसंट्रेटेड तो जहां पड़ता है सब कुछ जला के रख देता है, इतना ज्यादा सीवियर होता है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्क क्या पता चला? कंसंट्रेटेड मतलब बड़ा ही सख्त किस्म का तेजाब, डाइल्यूट तेजाब पानी मिला हुआ तेजाब, यानी कि उसमें सल्यूट कम है, तेजाब कम है। रिलेटिवली कंपेयर किससे करेंगे? एक सख्त तेजाब से।
समझ लगी बाकी। इसीलिए आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है, HCl है। आप पानी पीते हैं खाने से पहले, हमेशा बेहतरीन तरीका खाने से पहले पानी पिए ताकि वो डाइल्यूट बन जाए, आपके खाने पूरे के ऊपर वो एक्ट कर सके जो उसने परफॉर्म करना है, ना कि वो 2-4 बाइट जो पहले जाए उन्हीं के ऊपर वो करे, और वो करे भी कौन सा, कंसंट्रेटेड। तो इसलिए आपका जो काम होना है स्टमक में, जो उसने परफॉर्म करना है एक्शन, वो तो नहीं हो सकेगा। वो तो उल्टा ज्यादा सवियर करके जो पहले 2-3 बाइट को जो उसमें जाकर डिप होंगी बस उन्हीं पे एक्शन करेगा, और वो करेगा भी सवियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट पतले वाला और कंसंट्रेटेड ज्यादा थिक वाला, यानी कि जिसमें डाइल्यूट सल्यूट की मिकदार थोड़ी सी या रिलेटिवली ज्यादा है। अब ये दोनों डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन है वही वाली। A solution which contains relatively large amount of solute dissolved in the same amount. एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल वो सिंपल आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड, नहीं मैं और चीज देख रहा हूं, किधर है भला, ये लास्ट वाली। The number of dissolved solute particles in a concentrated solution is more than that in a dilute solution of a equal volume. वही बात है, कह रहा है एक आपके पास डाइल्यूट की बोतल है, एक है कंसंट्रेटेड की, तो सल्यूट किसमें ज्यादा है, कंसंट्रेटेड में। ये वही बात कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड सल्यूट पार्टिकल इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज मोर, हमने कहा हमें पहले से पता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है जी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम शुरू में मार्क करके आ चुके हैं, वही है। अनसैचुरेटेड मजीद चीज को डिसॉल्व किया जा सकता है और किया जाएगा, जबकि सैचुरेटेड जो मुकम्मल तौर पे जितना डिसॉल्व करना था वो हम कर चुके हैं। आप खड़े हो जाए, नींद आ रही है आपको जी। सॉलिबिलिटी क्या, सुपर सैचुरेटेड, हाँ वो टेम्परेचर हाई करके सुपर सैचुरेटेड बनाया जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा। अब मैं चले सुपर सैचुरेटेड का बता देता हूँ, सुपर सैचुरेटेड का भी बता दें। सुपर सैचुरेटेड का तो मतलब यह है, आप प्रैक्टिकली करके चेक करना चाहो तो भी घरों में कर सकते हो। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2, 3, 4, 5 चम्मच पहले डिसॉल्व किए, चीनी के डिसॉल्व किए, आखिर पे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उसके बाद मजीद जो चीनी आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, शुगर, वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो नजर ऊपर रहना शुरू हो जाएगी, दाने साथ आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, चीनी डिसॉल्व फिर नहीं होगी। फिर आप क्या करें, वो चीनी के जो दाने मजीद पड़े हुए हैं ना, उसी तरीके से उस ग्लास को पकड़ें, चूल्हे पे रखें या ओवन में रख के उसको मजीद गर्म करें। जब मजीद पानी गर्म हो गया, आपको पता चल गया हाँ आप इसके अंदर फिंगर रखें तो गर्म लग रहा है, पानी मजीद गर्म हो चुका है, फिर 2-3 और चम्मच डाल देना, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। वही मजीद डालने के लिए, मजीद चीनी डिसॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा उसका टेम्परेचर राइज कर दें, टेम्परेचर हाई कर दें, तो क्या होगा, मजीद चीनी डिसॉल्व हो जाएगी। आप जो ये जो मजीद डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर राइज कर दिया है, ये सोल्यूशन अब नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, उसका नाम है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि हमने उसकी आखिरी हद पे भी चले गए, ठीक है। अब मजीद डिसॉल्व करने के बाद टेम्परेचर हाई था, डिसॉल्व हो रहा था, उसके बाद भी फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि मजीद आप चीनी डिसॉल्व करेंगे, हाई टेम्परेचर के बावजूद मजीद चीनी फिर हल होना बंद हो जाएगी। वो जो स्टेज आती है ना आखिरी वाली, जहां पे मजीद हाई टेम्परेचर के ऊपर भी चीनी मजीद डिसॉल्व नहीं होती, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। आगे ये वही फार्मूले अगर बीच में कहीं लिखे हैं तो डेफिनेटली पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ पेपर में आ जाता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। ये क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आ गई। सॉल्युबिलिटी क्या हुई, 100 ग्राम का वर्ड याद रखना है, 100 ग्राम, फर्ज करते हैं वाटर लें, 100 ग्राम वाटर लें, उसके अंदर उसको हमने अब सैचुरेट करना है। सैचुरेट करना है मतलब चीनी डालनी, नमक डालना, ये कुछ चीज डाल के उसमें मिक्सिंग करनी चाह रहे हैं। 100 ग्राम के अंदर
जितनी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जितनी चीनी डिजोल्व वो कर सकता है मैक्सिमम अपने अंदर, वो उस वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। बात को दोबारा फिर सुन लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं। वाटर ले लें या कोई भी लिक्विड ले लें जिसके अंदर आप दूसरी कोई चीज सॉल्व करना चाह रहे हैं, 100 ग्राम लें। अब जाहिर है उसका सैचुरेटेड कोई पॉइंट तो आता है ना, जहां पे जाके आप कहते हैं नहीं जी मजीद अब चीनी इसमें डिजोल्व नहीं हो रही। तो वो एक खास स्टेज ऑब्टेन करने के लिए 100 ग्राम के लिए, वो एक खास स्टेज ऑब्टेन करने के लिए जो स्टेप आएगा, कहता है जितनी वो चीनी या जो भी चीज आप अंदर डिजोल्व करना चाह रहे हैं सल्यूट, जितनी वो मैक्सिमम अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, वो उसकी आखिरी पावर है। टेम्परेचर राइज नहीं करना, फिर नॉर्मल केस की बात की जा रही, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम। और रट्टा आपको फिर भी स्टेटमेंट को एज इट इज समटाइम लगाना पड़े, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दी है। 100 ग्राम सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट सॉरी 100 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूट मैक्सिमम जितना आप उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं करें, लेकिन वो लिमिट जहां पे जाके वो मजीद डिसॉल्व करना रोक दे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। अभी मैंने किसी से भी पिछला पढ़ाया वो एकदम पूछ लेना है। अच्छा, कहता है फैक्टर्स के नाम बता दें कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहता है एक तो ये डिपेंड करते हैं, कहता है कि आप जनाब मट्टी के अंदर चीनी मिक्स करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है आपको नेचर का अंदाजा नहीं था कि पानी के अंदर चीनी डिजोल्व करके शिकंजबीन बनती है, मट्टी में डिजोल्व करके नहीं बनती। यानी कि किस चीज ने किसको डिजोल्व अच्छे से कर लेना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का पता होना चाहिए कि किस में क्या मिक्स होता है और किस में क्या मिक्स नहीं होता, ये पता होना चाहिए। एक चीज। दूसरी, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, वही बात कि आप घरों में भी घर वालों ने सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पड़े हुए, उन्हें पता है ठंडे पानी में चीनी डिजोल्व करके शिकंजबीन नहीं तैयार हो सकती। वो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वाटर लेंगे, चीनी डिसॉल्व करेंगे, मिक्सअप हो जाएगी, फिर एट द एंड उसके अंदर बर्फ वगैरह डालेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, पहले ठंडा पानी लेके उसके अंदर बैठ जाना डिसॉल्व करने, नहीं डिसॉल्व होती। ठीक है, ठंडा दिल दही, हाँ दही, ठंडा दही ले लें, उसके अंदर चीनी डिसॉल्व वाकई नहीं होती, उसके अंदर वो रह जाती है, ऊपर ऊपर ही रह जी। बच्चे, डिसॉल्व का मतलब होता है कि दोबारा आपको दाने नजर ना आए, तो जो शुगर क्यूब्स नजर आ रहे थे वो नजर ना आए, फिर समझ, वो नजर आ रहे होते हैं। आप इवन चबाते हैं तो आपके दांतों के नीचे से पिसने की आवाज आती है उसकी, दही की, इसका मतलब डिसॉल्व नहीं हुए। हाँ, क्रच क्रच वाली गोल आवाज आती है फिर बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर मैटर करता है। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर प्रेशर। अब प्रेशर आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। एक ही बात उसकी समझा सकता हूं, प्रेशर कुकर। हाँ, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर आपका प्रेशर कंट्रोल करता है, चीज को प्रेशर मेंटेन रखता है चीज का, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वो चीज जल्दी सल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिक्सिंग जो उन्होंने करनी है वो जल्द अज जल्द करके दिखा देते हैं। फैक्टर है ना, डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको एक दफा कहा था, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, वहां पे जाके हाइट के ऊपर कोई चीज, फर्ज करें कोई बंदा कुछ पकाने लग गया, वो हमसे डबल टाइम या 3 टाइम उसको ज्यादा टाइम लगेगा, या तो वो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेगा, फिर भी हमारे नॉर्मल इलाकों की निस्बत उसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। पीछे वजह क्या है, प्रेशर का फर्क है। हाइट के ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा जी। नॉर्मल हम ना अर्थ लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखिए, हमने अगला चैप्टर भी लेके जाना है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे सुने। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहता है, गोल्ड इज अ स्टेबल, गोल्ड इज स्टेबल इवन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड के आगे भी गोल्ड जो है वो उसके ऊपर डाल दें वो नहीं पिघलता, मेल्ट होता। हालांकि गोल्ड ऐसा है, आप उसे हाथ लगाएं, प्योर गोल्ड हो, नरम है, आप इसको प्रेस करें प्रेस हो जाता है। मैंने खुद चेक किया हुआ है। गोल्ड को हल्का से प्रेस करें ना, आपने रिंग नॉर्मल जो पहनी हुई है ना, किसी बच्चे के पास कोई भी रिंग शिंग होती है, तो वो नॉर्मल में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उठे, शाबाश, वो पीछे जाके खड़े हो जाए, शाबाश, वो पीछे चले जाए। अब नॉर्मल रिंग लें, उसको दबाएं तो वो क्या होती है, प्रेस नहीं होती, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर प्योर गोल्ड की 100% पैनी होगी तो वो क्या होगा, वो प्रेस हो जाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्योर गोल्ड है ना। लेकिन वो कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सामने भी वो, आप खड़े हो जाए पीछे जाके, पीछे जाके खड़े हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सामने भी क्या होती है, वो स्टेबल रहेगा, वो मिक्सअप नहीं होगा। A special mixture of nitric acid and hydrochloric acid can dissolve in it.
दोबारा फिर देखें, स्पेशल मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये आपने एमसीक्यू मार्क करना है लाजमी तौर पे। कौन कौन से एसिड? नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिसॉल्व इट। इन दोनों का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है मेरे ख्याल में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन जब आप तैयार करें, फिर उसके अंदर गोल्ड को फेंकें तो वो डिसॉल्व हो जाता है। वैसे नॉर्मल में एसिड को बारी बारी ट्राई करें तो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। दिस मिक्सचर इज नोन एज एक्वा रीजन, इसको मार्क कर लें, एक्वा रीजन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विच इज अ लैटिन फॉर रॉयल वाटर। एक्वा रीजा लैटिन लैंग्वेज के अंदर है, उसका नाम इंग्लिश के अंदर रॉयल वाटर है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल एबिलिटी टू डिसॉल्व द गोल्ड। अब इन दोनों का फार्मूला क्या है? NaNO3, जो मुझे याद है यही है, और दूसरा क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मिक्सचर तैयार करके जो बनेगा उसके साथ फिर अगला काम होगा गोल्ड को डिसॉल्व करने वाला, और इसका नाम क्या है? एक्वा रीजा। सॉरी HN, ये तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, HNO3 है इसका फार्मूला, HNO3 नहीं, उसका नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड HNO3। बच्चे फिलहाल जो मार्क कर रहे हैं ध्यान इधर दें। चैप्टर एंड, अच्छा अगले चैप्टर पे आ जाए, चैप्टर अगला नेक्स्ट निकालें, ठीक है। साथ इंग्लिश के 10 लेसन कर लेना पहले तो, अगला चैप्टर करें जी। जी बैठ जाएं। नहीं अभी 15-20 मिनट है, उतनी देर में मार्किंग हो जाएगी। ध्यान से सुने, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फोर्स, पुश पुल फ्रिक्शन ग्रेविटी, जो चीजों को मूव करवा जाए उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, वो आगे पढ़ लेंगे मजीद हम डिटेल में। उसके बाद आ गया डिस्टेंस, मेजर ऑफ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स वगैरह या चीजें वगैरह जितने दूर पड़ी हो, डिस्टेंस, सब सिंपल सी बात है। स्पीड आ गई, मैथ में भी पड़ी हुई है, मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि उसके यूनिट के मुताबिक इसका आ जाता है यूनिट मीटर, स्पीड का यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ पुल ऑन ऑब्जेक्ट्स, यहां से नाम हमारे पास किसका आता है? आइजैक न्यूटन। आगे इसका आने वाला है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, आगे इसका तस्वीर आने वाला है। नेक्स्ट आगे आ गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब फर्ज करें मैंने अगर उस कॉर्नर तक जाना है, उस कॉर्नर मैं अगर यहां से होके ऐसे करके जाऊं तो ये डिस्टेंस है, लेकिन यहां से अगर मैं डायरेक्टली वहां तक लाइन खींच दूं उसको फिर क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन वही वाला जो उसका यूनिट है, और ये न्यूटन के नाम पे, आइजैक न्यूटन के नाम पर ही रखा गया था जी। अच्छा अब आगे देखें, फोर्स सबसे पहले आ गई, पुश एंड पुल मेक्स द थिंग्स मूव, ग्रेविटी is the earth's pull on the objects, moving objects cannot stop if there is no friction, push and pull, gravity and friction are the examples of the force। ये फोर्स से रिलेटेड सिंपल सी इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि फोर्स वो है जो चीज आपको अपनी तरफ, एक तो जैसा कि अर्थ की फोर्स है वो आपको अपनी ग्रेविटी के साथ नीचे खींच के रखे हुए है, फिर एक फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। मून पे हम लोग चले जाएं हम नॉर्मल में चल ही नहीं सकते, वजह क्या है? वहां फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन क्यों कम है? ग्रेविटी कम है, समझ लगी बात कि वहां पे ग्रेविटी कम है। इफ है ग्रेविटी है, कम है, बहुत कम है। बच्चे साइंस के अंदर बात करेंगे तो फिर आप मानेंगे कि 1/6 टाइम कम है वहां पे, ठीक है। 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, जितनी अर्थ की ग्रेविटी है उसका 1/6 है। ये आप जनरल बात, सुनी सुनाई बात होती है जो हम कर देते हैं, वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, हर चीज की ग्रेविटी है। ग्रेविटी है तो ही हमने 12th चैप्टर के अंदर हमने वो जो पढ़ा था कि वाटर को वो फोर्स लगा के वाटर को अपनी तरफ खींचता है, या फुल मून आता है, साइंस को साइंस में पढ़ें जी। नेक्स्ट
स्पेस हीट नाम इसलिए है कि वहां ग्रेविटी नहीं है 100%। नेक्स्ट, चेंज इन स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से कोई चीज जा रही है उसके अंदर या चीज कम कर देना या चीज ज्यादा स्पीड कर देना। अगर देख लेना यहां पे मैं लिखने लगा हूं, एक होता है वर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट भी यहां से बोल सकते हैं, या गाड़ियों के अंदर एक्सेलरेटर होता है, रेस जिसे कहते हैं। रेस का मतलब है आप चीज को तेज कर रहे हैं। स्पीड के अंदर इंक्रीज यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये मैं बोल के लिखवा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ, अगर आप एक्सेलरेटर से पांव उठाएं फिर आप पांव रख दें ब्रेक के ऊपर, अब आपने स्पीड कम की, चेंज इन स्पीड तो तब भी है, फिर चेंज इन स्पीड तो तब भी है, लेकिन वो नेगेटिव उसका नाम हो जाता है। मैं बच्चे लिख के बता रहा हूं सारा, वेलोसिटी प्लस में गई, चेंज हुआ, बढ़ा रहे हैं स्पीड आप, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। ये अपनी वर्डिंग में खुद बना बना के लिख लेना। दूसरा, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, वेलोसिटी में चेंज फिर भी आ रहा है, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या हो रही है? माइनस हो रही है, चेंज आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी कि वेलोसिटी, साइंस में स्पीड नहीं फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब मैं जो बात कंप्लीट करने दिया करें, उसका नाम क्या होगा? उसका फाइनल नाम क्या है? डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट वर्ड है ये, कि आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। अब ये बात याद रखनी है, चेंज इन वेलोसिटी तब भी है कि स्पीड जा रही थी 100, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, अब क्या होगा? वो स्पीड 95, 90, 85, 80 आहिस्ता 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 बिल्कुल जीरो की तरफ चली जाएगी। ठीक हो गया? जब गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई है, v इज इक्वल टू 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0। अब ये लिखने वाला नहीं, ये समझने वाली बात है। वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी 0 है ही नहीं एक्सेलरेशन। दूसरी बात, वेलोसिटी जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, गाड़ी मूव करी जा रही है, करी जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों भला? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होगा तो ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, या एक्सेलरेशन कहेंगे ही हम तब कि जब आपने देखे ना, कई गाड़ियां ऐसी हैं, बल्कि आप तो आप इजीली समझ सकते हैं, कई गाड़ियां ऐसी हैं कि आपने 70-80 जो सेट कर दी है ना, वो सेट करके आप पता नहीं कोई बटन दबा देते हैं, क्रूज या जो भी है, आपने कोई बटन दबा दिया, अब गाड़ी उसी स्पीड पे जाती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यू प्रेस एक्सेलरेटर और ब्रेक। जब तक आप नहीं ना छेड़ेंगे तब तक वो गाड़ी उसी स्पीड पे मुसलसल जाएगी। तो फिर क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 हो गया, जबकि वेलोसिटी तो आपकी चल रही है। इसका मतलब फील क्या करना है आपने? इसमें से कम हो या इसमें कुछ ज्यादा हो तो क्या होगा? फिर एक्सेलरेशन आएगा सामने। ठीक है? अब चेंज इन डायरेक्शन, ये क्या हुआ जी? नेक्स्ट, डू यू नो वाला बॉक्स देखें। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। मास को मार कर लें एमसीक्यू फिर भी आ जाता है। मास की डेफिनेशन आ गई, क्वांटिटी ऑफ मैटर। द अर्थ pulls the things towards itself. The earth's pull on the objects is called its gravity. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। How fast things move towards the earth is termed as acceleration due to the gravity. नहीं, ये वो एक्सेलरेशन नहीं है। ये कहता है कोई चीज, कोई बॉल, अब मैं यहां पे चलो सारा कॉन्सेप्ट बता दूं। ये है बॉल, क्रिकेट वाला बॉल है, इसे बिल्कुल डायरेक्टली आप ऊपर को थ्रो कर रहे हैं। इस वक्त ये अर्थ से दूर जा रहा है, इसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन नेगेटिव जा रहा है। ऊपर जाते जाते एक स्टेज आनी है ना कि बॉल ने रुक जाना है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फिर वहां से इसने दोबारा नीचे को मूव करना है। और आपको पता है जब आप कैच पकड़ने लगते हैं बॉल की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। ठीक है? अब वेलोसिटी तो बढ़ रही है मुसलसल हर स्टेप पे, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कहता है वो अर्थ का इक्वल टू जी होता है। अर्थ के लिहाज से आ रही है, कोई गाड़ी नहीं उसको चला रही, कोई इंजन नहीं फिट हुआ हुआ, बल्कि अर्थ की ग्रेविटी ये चीज काम कर रही है कि आप जोर लगाते हैं पहले ऊपर फेंकने के लिए, वो वापसी पे कोई आपने नहीं फेंका,
अर्थ ने दोबारा खींचा, क्या नहीं, ये भी बात याद रखना, जितनी फोर्स आपकी जाते हुए लगती है ना, वो सारा आपने बॉल पे जो फोर्स दिया है ना, वो आपने ग्रेविटी के मुताबिक ही दिया है। जितना ज्यादा बॉल भारी होगा, मतलब फर्ज करो भारी हार्ड बॉल, उतना ही ज्यादा आपका जोर लगेगा। इसका मतलब आप ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले आपने जितनी फोर्स से फेंका, उतनी फोर्स से उसने नीचे आना है। जैसे जैसे नीचे से बाल ऊपर को जाएगी, इसकी वेलोसिटी फर्ज करें पहले आपने 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंक दिया, ऊपर जाते जाते कम होते होते 40, 30, 20, 10, ऊपर जाके जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। अब वो जीरो से ऊपर बढ़ेगी नीचे 10, 20, 30, 40, 50 तक, वो फिर नीचे आगे गिरेगी, बहुत तेज होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए फर्ज करो इधर करके ये इच्छाते है, हालांकि आपका टारगेट ये नजर नहीं आ रहा था कुछ, आपको इधर करीब करके कुछ चीज है, आपने वो चीज फेंकनी थी सीधा आसमान की तरफ ऊंची, लेकिन वो करीब किसी चीज को लग जाती है बहुत, तो जिसको लगेगी उसे पूछना कितनी स्पीड से लगी है, वो बहुत स्पीड से आप फेंक रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदाजा इसलिए नहीं क्योंकि आप तो आसमान में फेंक रहे हैं, वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी उसने वापसी पे गेन करनी है, ठीक है। तो वो आपस में वैल्यू जो इंक्रीज पहले डिक्रीज है ग्रेविटी के लिहाज से, वो कहता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जब वो बॉल नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से तेज होके आती है, ग्रेविटी उसे अपनी फोर्स के साथ नीचे खींच रही होती है। The quantities of mass, force, length, time that can be measured are called physical quantities. जिनको measure किया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, physical quantities. The standard unit used to measure that quantity is called its unit. वो हमें पता है यूनिट उसका, जो भी रख लेते हैं हम, किलोमीटर रख लें, जो भी कर लें। According to the international system of units called standard SI, yes, standard international SI unit. SI unit यानी कि ब्रिटिश के अंदर मेरे ख्याल में, वहां फ्रांस है, ये ब्रिटिश है, वहां पे ना एक बाकायदा तौर पे एक हाउस है बनाया गया है, जिसके अंदर अगर 1 kg यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड सेट करके बैठे हैं, वहां उसके अकॉर्डिंगली वहां पे कुछ रखा हुआ है कि इतना मैस, ये उसका वेट होगा, ये इसकी कैलकुलेशन होगी, तो उसे हम ऑन्स कहेंगे, उसे वेट कहेंगे, उसे किलोमीटर कहेंगे, उसे मीटर कहेंगे, ये सारी मेजरमेंट सारे यूनिट्स की वहां पड़ी हुई। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आज अनाउंस कर दूं जी ये 1 kg होता है, जो है वो इंटरनेशनली एक ही चलता है। हाँ, समटाइम हम माइल बोल लेते हैं, माइल अलग से है, फिर किलोमीटर अलग से है, मीटर अलग से है, सेंटीमीटर अलग से है, मिलीमीटर अलग से है, वो हर चीज का वहां स्टैंडर्ड पड़ा हो, उसे हम बोलते हैं फिर सिस्टम इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सॉरी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वहां एक पड़ा हुआ है, बनाया गया है। कहता है वो अगर मैथ्स के लिहाज से बात करें तो केजी कहलाता है, तो कहता है उसी लिहाज से मैथ्स का केजी हो गया, स्मॉलर यूनिट में मिलीग्राम या ग्राम भी होता है वैसे तो, हाँ ये लिखा हुआ ग्राम, ठीक है, ये छोटे छोटे, उसी के अकॉर्डिंगली अब लेंथ के ऊपर बात करते हुए कहता है कि इसके भी ऐसे यूनिट्स हैं, किलोमीटर है, मीटर है, माइल होगा, ये छोटे मोटे ये सारे, कहता है उसके अदर यूनिट्स हैं फिर, ठीक है, मेन उसका क्या कहलाएगा, किलोमीटर। उसके बाद क्या गया, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ टाइम यूज्ड टू मेजर सेकंड्स नॉट आवर्स, सेकंड्स इसका ऐसा यूनिट है। आगे फर्दर जो बड़ा करना है यूनिट को, नैनो सेकंड छोटों में लेके जाना है, तो दोनों तरफ उसकी मूवमेंट को खुद एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। मेन क्या गिना जाएगा, सेकंड, बिगर यूनिट्स भी हैं, स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, नैनो सेकंड वगैरह है, आप मिली सेकंड, नैनो सेकंड, वो आपने 9th क्लास का एक बॉक्स छोटा सा दिया गया वहां रट्टा मारने के लिए, कि माइनस में भी ये वैल्यूज हैं, बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, मेन सेकंड है, एसआई यूनिट है, ठीक है। अब फोर्स के लिहाज से भी तो यूनिट बताना था, वो उन्होंने रखा हुआ है न्यूटन, द सिंबल यूज फॉर न्यूटन इज एन, इसके लिए बॉक्स किधर गया न्यूटन वाला, वो आ गया शायद। कहता है वेट इज अ फोर्स, वेट भी एक्चुअल में एक फोर्स है जो अर्थ नीचे को खींच रही है चीजों को, वो एक वेट होता है बंदे का। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द सिंबल यूज फॉर वेट इज डब्ल्यू इफ एम इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं इसको। हैविंग वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी, आपके लेवल पे वैसे 9.8 है, कहीं भी आ सकता है पेपर में 9.8, बिल्कुल है वही है, या कह सकते हैं 10, 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 बनाया जा सकता है ना, तो 10 न्यूटन पर केजी, ये उसकी वैल्यू किसकी है, स्मॉल जी की, जी। मैं नहीं, मैं दोनों इकट्ठे तो नहीं ना दूंगा, नहीं दोनों में से इकट्ठे तो नहीं ना आते। W इज इक्वल टू एम जी है ना, तो किसी भी चीज का वेट निकालने के लिए फर्ज करें मैस उसका कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि G वैल्यू ऑफ अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी बदलती रहती है, बदलती मतलब इसलिए
जितना आप अर्थ से ऊपर चले जाएंगे, वो ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये वैल्यू जी की स्मॉल होती जाएगी। मून पे चले जाए तो ये मून के लिहाज से डील होगी, ऐसा ही है ना। तो फिर मैस तो वही रहता है, जितना मैस किसी चीज का है वो उतना ही रहता है। तो फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके 300, इसको फिर एट द एंड यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन, वेट का जो यूनिट निकलेगा फाइनल। अच्छा, उसी लिहाज से द स्टैंडर्ड 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट द अर्थ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 100 ग्राम। 100 ग्राम के लिहाज से स्टैंडर्ड, जैसे सोलिबिलिटी के लिए 100 ग्राम के लिहाज से सोलिबिलिटी निकाल रहे थे ना, उसी वे में वेट के लिहाज से बात करें तो 100 ग्राम मैस के ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा। कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 10 केजी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 10 10 100 न्यूटन आ गया ना। अब इसके ऊपर बात करें, कहता है कि ये भी एक उसी तरीके से एमसीक्यू है ये भी। व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 10 केजी वेयर वैल्यू ऑफ जी इज 1.9 पर केजी। 1.6 न्यूटन पर केजी जी की वैल्यू उन्होंने दी है, हमने नहीं सोची। तो W इज इक्वल टू एम जी है ना, एम है 10, जी की वैल्यू है 1.6, हम तो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 न्यूटन। कोई बड़ा काम नहीं है, उन्होंने जी की वैल्यू खुद बदल के बता दी है। अगर वो कहते हैं पूरी 10 यूज करें, हम 10 यूज कर लेते। उन्होंने कहा मून पे जरा कम है, बहुत ही कम है, 1.6 है। हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये वही लिहाज से केजी बेस दे दिया गया, न्यूटन की वैल्यू हमने खुद यूज की, जी वाली मल्टीप्लाई कर दिया, 50 न्यूटन आ गया। फार्मूला जो मेन एक है, W इज इक्वल टू एम जी। आएंगे एमसीक्यू, छोटे छोटे ये एमसीक्यू तो हैं जी। ये आ गए एन इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन 1642 में पैदा हुए, 1727 में डेथ हो गई। वॉज द फर्स्ट हु अंडरस्टूड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो सेब गिरा था। Suppose a metallic block consists of 10 billion particles. If we take it on the moon, how many particles does it consist of? इसको जरा जगाना, मैं इधर बता रहा था एक बात, मैं पढ़ रहा था और आप उधर बातों में लगे हुए। बात ये की जा रही है कि कहता है 10 बिलियन पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको मून पे ले जाएं तो कितने रह जाएंगे, 10 बिलियन ही रह जाएंगे। क्योंकि उनके वेट में फर्क, उनके न्यूटन जो आंसर आने वाला उसमें फर्क आ सकता है, उनकी काउंटिंग में फर्क नहीं आ सकता, उनके मैथ्स में फर्क नहीं आ सकता। मैथ्स ये था कि आप कहते हैं कि 10 बिलियन की बजाय अब 9 बिलियन रह गए, 8 बिलियन रह गए, थोड़े से कम हो गए। मून पे जाके ऐसे थोड़ी फर्क पड़ता है, फर्क तो यही पड़ेगा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे वो मूवीज वगैरह में एक्सपेरिमेंट जब उसका दिखा रहे होते हैं ना, मून के ऊपर बंदों के वॉक करने को, कहते हैं एक दफा ऐसे पाँव रखते हैं, कुछ दूर जाके दूसरा पाँव लगता है उनका, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, ना होने बराबर है, थोड़ी है, 1.6 टाइम्स है, 1.6 बल्कि न्यूटन है जी की वैल्यू। आगे न्यूटन के लिहाज से वही बात कर दी गई। 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली कहता है द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी 10 पता है पहले से। अच्छा, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वही है जो पहले हम कर चुके हैं। यहाँ कहता है वही फार्मूलों के अंदर यूज करके फाइनल आंसर वही आपने न्यूटन में लिखना है, वेट निकालना है, जब बात वही फिर आ गई 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया वो 50 न्यूटन आ गया। उसके अलावा कोई फार्मूला अलग से नहीं आ रहा, एक ही है बार बार। मून के लिहाज से बात की तो जरा 1.6 यूज कर लोगे, नॉर्मल केसेस में बात की तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करेंगे शफान? जी की वैल्यू जमीन पे क्या है? हाँ जी, तो फिर मून पे कितनी है? मून पे कितनी है? 1.6 जी, 1.6 जी। उसके बाद आ गया मेजरिंग फोर्स, यानी कि फोर्स को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के स्केल यूज करते हैं। ये पेपर में एक एमसीक्यू आ चुका है जी, आ चुका है। कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, ये दो तरह के होते हैं। दूसरा क्या है, एक और इधर नाम होना चाहिए, किधर है बना? हाँ, ये एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस और कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। ये नीचे को जाता है, ये कंप्रेशन होती है, ये करता है दूसरे वाला काम। नहीं मेरे ख्याल में ये नहीं नहीं, शायद एक की तो प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। अगली बात सुने, एक कंप्रेशन करेगा, एक एक्सटेंशन करेगा, मेजरिंग दोनों की वही होगी, ठीक है। जैसा कि हम वेट मशीन वगैरह की जो नॉर्मल हमारे पास होती है, हम खड़े होते हैं, वही क्या करती है, वो कंप्रेस होती है।
जबकि जो रद्दी वाले होते हैं, कबाड़ वाले, उनके पास क्या होता है, चीज को ऐसे पकड़ते हैं, बेईमानी वाला उनके पास होता है वो अक्सर। मैंने खुद एक दफा, पता नहीं वो क्या चीज थी, अब मेरे पास तो तराजू था, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, उसने कम से कम 5-6 किलो का फर्क डाल दिया। मैंने कहा ये क्या, ये खराब है? कहता नहीं बिल्कुल सही है, मैं सारी दुनिया के साथ यही कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो पहले से अंदर पड़ा हुआ है, तो 5-6 किलो का फर्क डाल दिया उसने। नहीं, मैं वो कहता नहीं नहीं सॉरी गलती होगी, ये वो तो फिर आप तोल दें, उस पर जितना निकलता है वही कर लें। और पता होता है ना उनको, यही ज्यादा 2 नंबरी बीच में बच रही होती है। अच्छा आगे देखें, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये आपको वैसे ना पहले से पता है, पहले से ही यानी कि पता है इसका, डिस्टेंस का ये यूनिट है, टाइम का ये यूनिट है, स्पीड का ये यूनिट है। उधर से मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, शायद 3 है। आगे उसी के लिहाज से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के लिहाज से न्यूमेरिकल जब आगे, पहले किसके लिहाज से न्यूमेरिकल आए? फोर्स, वेट, मैस, यही 3 चीजें थी। अब क्या आया? स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, एस डिस्टेंस, हाँ एस डिस्टेंस, और टाइम। ये तो मैंने आपको पहले मैथ में भी लिख के दिया था। हाँ ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आप एक ही स्पीड के साथ मुसलसल मूव कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने बोला क्रूज का बटन होता है वो दबा दें तो क्या होता है, गाड़ी एक स्पीड से जाती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड, आप शहर के अंदर चला रहे हैं, आप कभी क्रूज लगा ही नहीं सकते, आपको ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, रेस भी देनी पड़ेगी, ब्रेक दबानी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, दोनों काम होते हैं मुसलसल, दैट इज वेरिएबल स्पीड। कभी कम कभी ज्यादा। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया, कभी हमारी स्पीड हो जाती थी 90, कभी 100, कभी 80, कभी 90, कभी 100, कभी 80। पहला 1 आवर कैलकुलेट किया, 1 आवर में हमारी स्पीड 100 रही, अगला 1 आवर 80 रही, अगला 1 आवर 70 रही, जो भी रहा, तीनों को प्लस करें, 3 से डिवाइड करें, एक एवरेज निकल आती है, ठीक है ना। हाँ ये एमसीक्यू, ये देखना ध्यान। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ध्यान से एमसीक्यू सुनना, ये नोट के बजाय समझोगे तो बात पल्ले पड़ेगी। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर टाइम और स्पीड का ग्राफ पैरेलल होता है, आपस में दोनों पैरेलल मूव करते हैं, क्योंकि जितना जितना टाइम लग रहा है उतनी उतनी स्पीड जा रही है, मुसलसल आपस में पैरेलल जा रहे हैं। समझ लगी बात की, यानी कि चेंज नहीं आ रहा। शायद इधर इन्होंने कुछ लिखा हो इससे ग्राफ के रिलेटेड, नहीं आगे शायद आगे कोई हो। उसके बाद आ गया वेरिएबल स्पीड, ये देखो वेरिएबल स्पीड में क्या है, टाइम और ऊपर वाला डिस्टेंस वेरी कर रहा है, फिर ठीक हो गया ना। और ये चीज याद रखना, दोनों दफा ही एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, टाइम, क्योंकि चीज जो बदलती है वो स्पीड बदलती है, टाइम तो जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना हो जाएगा, तो इसलिए फिक्स चीज है नीचे रखी टाइम। एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, ये भी याद रखना, वो स्पीड है ना कि बदलती रहती है जी। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं फार्मूला लगा के, उससे ऐसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं। या आगे फिर देखिए वही मैथ वाला क्वेश्चन, कहता है पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे चला, फिर स्लो डाउन हो गया, फिर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से चली, और कितने घंटे चला, 2 घंटे, टोटल 4 घंटे, और स्पीड टोटल 60 प्लस 40 100, 100 डिवाइडेड बाई 4 50। देखे ना, हाँ मैं बताता हूँ क्यों निकला ऐसे, एक मिनट मैं बताता हूँ। पहले 2 घंटे वो चला 60 की स्पीड से, उसने 120 किलोमीटर कवर कर लिया। पहले 2 घंटे वो 60 की स्पीड से चला, यानी कि पहले घंटे में 60, फिर अगले घंटे में 60, 2 घंटे मुसलसल 60 की स्पीड से चला, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 2 घंटे 40 की स्पीड से चला, तो क्या बना 80 डिवाइडेड बाई टोटल 4 घंटे, 200 डिवाइड बाई 4, नहीं जाग रहे, जागे हैं, अलर्ट होके बैठे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो ऊपर स्लैश डाला गया होता है ना -1, उसका मतलब होता है असल में ये आवर नीचे लिखा था, ऊपर पढ़ने के लिए चाहे इस तरह आप लिख दें जैसा कि मैं लिखता होता हूँ, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लें, या उसको लिख लें किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लें, बात एक ही है। या जैसा कि हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड ऐसे पढ़ लें, या मीटर पर सेकंड ऐसे पढ़, बात एक ही होती है, पर वर्ड होता है, ठीक है जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे फिर उसी तरीके से डिस्टेंस आके लिहाज से फार्मूला आ जाए, ये सेम उसी वाले फार्मूले आगे जो आपको सॉल्व करने होंगे।
अच्छा, ये यहां से डायरेक्टली भी एमसीक्यू आ जाते हैं, ध्यान से देखना। डायरेक्टली एमसीक्यू क्या आता है? राव शवेज खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, सन से अर्थ का डिस्टेंस टोटल कितना है? 1,49,000, नहीं 149 मिलियन, ऐसा ही है ना, किलोमीटर। 60 मिलियन के साथ होते हैं, हम पढ़ेंगे 149 मिलियन किलोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या पढ़ सकते हैं 3 into 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको चूंकि सेम करना पड़ता है, लिहाजा उन्होंने जो किलोमीटर में लिखा है उन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन इसको पर आवर में तब्दील करना पड़ेगा, इसलिए तो एट द एंड जाके उन्होंने इसको फिर तब्दील किया। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर निकाल के ये आंसर भी याद होना चाहिए एमसीक्यू के तौर पे, क्योंकि ये आ सकता है, पूरा न्यूमेरिकल है, लंबी वैल्यूज है, उसके बावजूद ये आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आगे आ गया, वो डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दे दी गई, वो ग्राफ के लिहाज से वही बताया गया, फिर वही टाइम नीचे आया और वो उस लिहाज से बढ़ती जा रही है। आगे आ गया कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें एक चीज दूसरी चीज के साथ टच होके फोर्स क्रिएट कर रही है, जैसा कि पुश एंड पुल वाली फोर्स आती है। ठीक है, अब एग्जांपल के उन्होंने सारे नाम लिखे हुए हैं, पुशिंग अ बॉक्स, पुलिंग अ रोप, उसके बाद पुश एंड पुल यहाँ पे भी चल रहा है, उसके बाद ये भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आप अर्थ के साथ टच हैं या एयर के साथ टच करते हैं, जो एयर आपको रेजिस्टेंस दे रही है, आगे से हवा जो चल रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया मैकेनिकल फोर्स, जो हमने मशीनों के थ्रू चीजों को टच करके कर रहे हैं ना, हवा में तो नहीं कर रहे, टच करके उठा रहे हैं ना चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। और मैकेनिकल फोर्स किसका पार्ट है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, उसके बाद आ गया आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असल में जो चीज को टच ना करे, जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स, टच किए बगैर भी आपको पता है दूर से भी ऑब्जेक्ट दूसरों को रिपेल या अट्रैक्ट करते, जैसा कि आपके सामने ये करता है ना, ये देखिए दूर से ही मेरे हाथ अभी इधर होते हैं तो वो पहले ही खींचने लगी, ये देखिए बुलेट ट्रेन वाली एग्जांपल आपको याद है, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने एग्जांपल्स के नाम लिखे। हाँ, ये स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी आपको पता है, जो हम हाँ स्केल को रब करें, बाद में उसको बालों के साथ करें या पेज के साथ करें तो उनको अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आगे गर्मियों का जब आएगा ना, जुलाई अगस्त होता है कि कौन सा मंथ आता है, उसके अंदर नॉर्मली आप चेयर को पकड़ने लगे ऐसे करते हैं तो हल्की सी आवाज भी आती है, करंट पैदा होता है। आपको ऑब्जर्व इस दफा मौसम में आपको दिखाऊंगा जी, बिल्कुल इसको जगाना जरा जी। उसके बाद देखें आगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी ऐसे ही है, बॉल ऊपर होती है, नीचे फोर्स नजर नहीं आ रही, इसी वजह से तो हमें अंदाजा नहीं होता। ठीक है, और बॉल नीचे फोर्स यानी कि है सही एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ मार्क कर लें, ये लिखा हुआ है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप गोली चलाएंगे तो गोली जो चलेगी वो तो आगे जाएगी लेकिन वो पीछे अपना रिएक्शन छोड़ के जाएगी। तभी तो मैंने कहा कि कोई बच्चा चलाता है समटाइम शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, या समटाइम वो झटका लग के ऐसे माथे में लगती है आके, मुंह पे लगती है आके गन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, कि एवरी एक्शन जी, एक्शन का रिएक्शन भी है, बिल्कुल ठीक है। चैप्टर एंड ठीक हो गया, ओके।